सभी का खुशी करियर इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नीट का पेपर हुआ है कल, उसके बायो सेक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए जो बायो है, और उसमें भी कौन सा ये पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बॉटनी का पार्ट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बॉटनी के पार्ट को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज आया था? पहला क्वेश्चन था यहाँ पर लिस्ट को मैच करने का क्वेश्चन था, यानी लिस्ट को मैच कैसे करना है यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखते हैं लिस्ट ए को लिस्ट हमको 2 से मैच करना था। पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट क्या चीज है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है एक तरह से हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है, यानी हम इससे क्या करते हैं, कोई भी हाइब्रिड बनाते हैं और यहाँ पर सिर्फ प्रोटोप्लास्ट का ही फ्यूजन होता है। तो उससे हम किसको बनाते हैं, अगर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है ये भी। तो इससे हम बनाते हैं पोमैटो। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो पोमैटो आया भाई, ये पोमैटो होता क्या चीज है, या किसी को पता है पोमैटो क्या चीज होता है? पोमैटो के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर देखें तो 2 वर्ड आ रहा है। पहला आता है ये, अगर हम देखें पोमैटो है तो यहाँ पर 2 वर्ड निकलता है। पहला होता है पोटैटो और दूसरा होता है हमारा टोमेटो। तो पोटैटो और टोमेटो दोनों चीजों को मिला दिया जाता है। अब मिलाने से भाई होगा क्या चीज, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, एग्रीकल्चर में क्रांति ला सकती है ये प्रोसेस। कैसे? अगर हमारे पास एक ये पौधा है, अगर हम बात करें हमारे सामने ये पौधा है, अगर ऊपर क्या फलेगा, यहाँ पर ऊपर फलेगा यहाँ पर टोमेटो, टमाटर फलेगा, और इसके नीचे अगर हमको पता है कि पोटैटो तो नीचे होता है तो पोटैटो यहाँ पर नीचे फलेगा। तो एक पौधे से हमको 2 आउटपुट मिलेंगे। ठीक है, इसमें हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की टेक्निक को हम यहाँ पर यूज में लाते हैं। अब अगली टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे सामने यहाँ पर लिखी हुई है क्या, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अगर हम देखें अब तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात के बारे में अगर हम देखें तो वहां पर क्या होता है, ये प्लांट का जो टिश्यू हम लोग कल्चर कराते हैं उससे हम कोई भी पार्ट प्लांट का बना लेते हैं। तो यानी कि क्या होता है, उसके अंदर टोटी पोटेंसी होती है। अब ये टोटी पोटेंसी क्या होती है? टोटी मतलब क्या है, ये टोटी नल टोटी वाला थोड़ी होता है, ये क्या होता है टोटी, टोटी पोटेंसी। टोटी का मतलब होता है यहाँ पर टोटल पोटेंशियल, यानी उसके पास पूरा पोटेंशियल होता है कोई भी पार्ट को डेवलप करने का। अब यहीं से हम आंसर हमको मिल जाएगा, हालांकि आंसर तो हमको सिर्फ ए से भी मिल सकता था। ए का हो गया हमारा 2। अगर यहां पर देखें तो ए का 2 सिर्फ भाई यहीं पर है, तो बाकी हमको और ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ए का 2 देखा और आंसर हमने मार्क कर दिया। लेकिन हम बाकी भी ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर सी का ऑप्शन क्या हमारे सामने आता है, यहाँ पर सी का आता है 4, यानी मेरिस्टेमेटिक कल्चर होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको डेवलप कराते हैं वायरस फ्री प्लांट के लिए। बात करें अगर हम माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। माइक्रो प्रोपेगेशन से हम क्या बनाते हैं, सोमा क्लोन्स बनाते हैं। जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा पहले प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, यानी हमारा दूसरा प्रश्न होगा, यानी 102। यहाँ पर 102 वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इन द इक्वेशन GPP माइनस R इक्वल टू NPP। अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पर R क्या रिप्रेजेंट करता है? हम सभी के रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए चलेंगे कि R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी चीजें किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर GPP की तो इसका होता है फुल फॉर्म ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ये होता है हमारे सामने एनपीपी, ये होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। तो 2 चीज हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर आर पूछ रहा है, यानी ग्रॉस, यानी जितना हमारे पास था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 रुपए थे तो हमारा हो गया ग्रॉस, लेकिन हमने कुछ खर्चा किया, वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारा खर्चा। ठीक है, यहाँ पर खर्चा हमारा माइनस हो गया। अब उसके बाद हमारे सामने कितना नेट हमारे इन हैंड हमारे बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं नेट। यहाँ पर ये एन है। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर ये आर क्या चीज है, तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उसमें से हम क्या चीज माइनस कर देते हैं तो नेट हो जाता है। हमको पता है हम खाना खाते हैं, उसमें से एनर्जी कुछ हमसे बाहर निकलती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो हमको साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है क्या, लॉस। हमारा आंसर यहां से बन गया। लेकिन समझते हैं इसको, यहां पर रेडिएंट एनर्जी नहीं निकलती है ये, और पर रेडिएंट एनर्जी नहीं निकलती है और रिटार्डेशन फैक्टर भी नहीं होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं होता। यहां पर रेस्पिरेशन जो होता है उसके टाइम पे जो लॉस होता है हमारे
बॉडी से या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको हम बोलते हैं आर। आर यानी क्या चीज होता है? रेस्पिरेशन लॉस, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन लॉस। तो हमारे पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चौथा विकल्प। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे अपना अगले विकल्प को हम देखते हैं। अगला विकल्प, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट फॉर प्लांट? नॉट यहां लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर भाई। क्वेश्चन जो आते हैं वहां पर ये नॉट वॉट वाले बड़े आराम से देखने होते हैं, लेकिन हालांकि नीट जो इसको क्या कर देता है? डार्क कर देता है नॉट को। पहले लिखा है नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या क्या चीज होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट बात करें अगर हम लोग, तो वो होता है हमारे में क्या? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, दूसरा क्या आता है? फैट होते हैं, और मिनरल और सॉल्ट होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन तो खैर अगर हम देखें तो वो सेकेंडरी एक तरह से हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन बनता किस चीज से अगर हम बात करें तो वो बनता है हमारा एमाइनो एसिड से। किससे बनता है वो? एमाइनो एसिड से। तो यानी कार्बोहाइड्रेट और एमाइनो एसिड ये हो गए प्राइमरी, और हमसे पूछा है कौन सेकेंडरी नहीं है। भाई सेकेंडरी नहीं तो प्राइमरी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। यहां पर हम देखते हुए चलते हैं एमाइनो एसिड और ग्लूकोज, ये हमारे क्या चीज हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट फॉर द प्लांट। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा? ये वाला होगा हमारा दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर क्या? अगला प्रश्न है हमारे सामने कि फाउंडर इफेक्ट जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, सो फाउंडर इफेक्ट के बारे में हम बात करें यहाँ पर कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। तो फाउंडर इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये जो होता है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को ही हम बोलते हैं। क्या होता है ये जो फैक्टर होता है, दैट फैक्टर लीड टू फाउंडर इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये क्या क्रिएट करता है? फाउंडर इफेक्ट क्रिएट करता है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो आप लोग को पता होगा नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्यू और आर थियरी में भी आई थी, यानी कि किसमें? हाइजेनबर्ग इक्वेशन में भी आया था यहाँ पर। और ये जो है हमारे सामने क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये तो हमारी जेनेटिक का हो गया। म्यूटेशन से हमारे सामने क्या होता है? म्यूटेशन से क्या होता है? ज्यादा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं हमारे प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर के बारे में, तो वो हो जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला हमारे सामने होता है क्या? एमनसेलिज्म के बारे में हमसे प्रश्न पूछ रखा है कि एमनसेलिज्म जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो प्लस और माइनस और जीरो लिखा हुआ है वो तीन चीजों को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला है माइनस, अगला है हमारा प्लस, दूसरा है क्या? जीरो। प्लस माइनस का मतलब हो गया क्या हो रहा है? उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं उसको? क्या हो रहा है उसको यहाँ पर? या हो रहा है उसको लॉस, और यहां पर क्या हो रहा है? उसको हो रहा है प्रॉफिट, यानी उसको यहां पर फायदे हो रहे हैं। और यहां पर जीरो लिखा हुआ है ना, तो जीरो का मतलब क्या हो जाता है कि उसको ना तो यहां पर नुकसान हुआ ना ही उसको फायदा हुआ, मतलब वो बिल्कुल बैलेंस वे में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर बात करें एमनसेलिज्म के बारे में। एमनसेलिज्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार और आया हुआ था नीट में। बात करें तो एमनसेलिज्म का उपयोग हम कहां पर करते हैं? तो एमनसेलिज्म का उपयोग जो वो हम करते हैं वो हम एंटीबायोटिक्स बनाने में हम करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एमनसेलिज्म का। ठीक है, अब देखिए यहां पर होता क्या चीज है, एक स्पीशीज को हम ले लेते हैं और उसको हम बॉडी के अंदर एंटर करा देते हैं। तो क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बेसिकली करते क्या है? जो अंदर हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं। ये तो करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मार देंगे। तो और लेकिन यहां पर एंटीबायोटिक्स में भी कुछ ऑर्गेनिज्म ही यूज करते हैं हम लोग। तो क्या वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं? ऐसा तो कुछ होता नहीं। क्या फायदा हो जाता है? एक्स्ट्रा फायदा बिल्कुल नहीं। अगर वो बॉडी के बाहर रहते तो भी तो वहां पे वो खाना वाना खाते। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, यानी इनको कोई भी यहां पर फायदा नहीं होता है, स्पीशीज बी को कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन स्पीशीज ए को, यानी जो कि क्या होगा हमारा यहाँ पर बैक्टीरिया, उसको ये क्या करेंगे? उसको ये मार देंगे। यानी हमारे प्रश्न का पहला उत्तर इसके लिए सही हो जाएगा। स्पीशीज ए जो होगी वो लॉस में जाएगी और स्पीशीज बी ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, यानी भी नहीं होगा और उसको ना ही कोई फायदा होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं अपन। यहां पर लिखा हुआ है क्या? टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, जो उसका एम्ब्रियो सैक होता है, मैच्योरिटी के टाइम कैसा होता है? दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, वो हमारी एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो बैकबोन हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं तो। यहां तक देखें हम लोग, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमने अभी 6 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और सारे क्वेश्चन यहाँ से अभी तक 5 क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट एनसीईआरटी के निकले हैं। ये भी बिल्कुल सीधी सी लाइन है, एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल मेंशन की हुई मिल जाएगी। वो होता है कितना? 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज होता है।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए भी, और आगे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं ऐसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है देखिएगा यहाँ पे, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है वहां पे हम ऐड करते हैं क्या, चिल्ड इथेनॉल। तो ये क्या चीज को प्रिसिपिटेट कर देता है, ये हम लोग बात करें तो बोर्ड्स में प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल होता है इसका डायरेक्ट, किसका, ये होता है बनाना। क्या हम लेते हैं यहां पर, बनाना लेते हैं यहां पर हम, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीएनए, और इसमें हम लोग यूज करते हैं एथेनॉल। एथेनॉल यूज करते हैं, चिल्ड एथेनॉल। अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिकल होगा तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही करके आएंगे एग्जाम में, और आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे यहां पर। तो देखें यहां पर, तो हमारे प्रश्न का क्या उत्तर होगा, डीएनए, डीएनए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या चीज है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, ये जो पूछा हुआ है प्रश्न, सॉरी हमने थोड़ा ज्यादा नहीं, सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जैमा जो होता है, जैमा, ये किस में रिप्रेजेंट होता है। तो हम बात करें जैमा, पहले सबसे पहले जैमा होता क्या चीज है भाई, जैमा जो होता है वो कप शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है वो, इसको कभी कभी जैमा भी बोलते हैं, ये जेमी लिखा हुआ है। जेमी जो है वो प्लूरल है, और इसका सिंगुलर जो होता है वो कहता है जैमा होता है। तो ये जैमा कप होता है, ठीक है। अगर ये कप के बारे में बात करें तो कप किस में पाया जाता है, ये कप पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा में। अगेन क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है, इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की कितनी ज्यादा है। तो यहां पर बात करें तो टेरिडोफाइटा, तो हमारा आंसर पहले ही गलत हो जाता है, जिम्नोस्पर्म भी गलत हो जाता है, मॉस भी गलत हो जाता है। हमारे सामने बचकर क्या आता है यहाँ पर, ये लिवर वॉर्ट। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका लिवर वॉर्ट हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नौवां प्रश्न जो देखेंगे अगर हम लोग, तो नौवां प्रश्न क्या कहता है, नौवां प्रश्न कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मायोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो जैसा कि हमको पता है कि मायोसिस जो होता है उसमें दो प्रोसेस चल रही होती है, पहला बोलते हैं फर्स्ट, दूसरे को बोलते हैं सेकेंड। तो यही यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर सारी फेजेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें, यहां पर कह रहा है जो सेंट्रोमियर होता है उसका डिवीजन किस स्टेज पर होता है, यानी अगर ये सेल है तो सेंट्रोमियर जो होते हैं वो हमें पता है वो एक साइड पर चले जाते हैं, और यहां पर दूसरे साइड पर सेंट्रोमियर चले जाते हैं। फिर यही तो बनाते हैं क्या चीज, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, सेंट्रोमियर से निकलता है स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर जो बनाने वाले सेंट्रोमियर है उनका डिवीजन किस स्टेज पर होता है, तो वो होता है मेटाफेज 1 में, यानी पहला विकल्प इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगले विकल्प की ओर चलते हैं। अगला विकल्प हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगेन यहाँ पर एक लिस्ट आई है, यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, मैच करना है। 110वां प्रश्न है, मैच करना है, लिस्ट 1 को मैच करना है हमको किसके साथ, लिस्ट 2 के साथ हमको यहाँ पर मैच करना है इसको। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैच कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पर एक बार और देखते हैं। हमारे सामने पहला लिखा हुआ है लेंटिसेल्स। तो हमको पता होना चाहिए भाई कि लेंटिसेल्स का काम क्या होता है। तो लेंटिसेल्स जो होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी है दोस्तों, यहाँ पर अगेन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो डॉक्टर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके लिए। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आराम से लगा लोगे आप। बुक मेरे पास नहीं है इस टाइम, अदरवाइज हम आपको बुक दिखा सकते थे। बिल लिखा हुआ है साफ साफ, लेंटिसेल से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ए का हो जाएगा थर्ड। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं हमारे सामने यहां पर जो प्रश्न दिए हुए हैं, ए का थर्ड हमें कहां मिल रहा है, बिल्कुल यहां मिल रहा है। बाकी तो ए का थर्ड है नहीं, हमारा प्रश्न का उत्तर तो निकल के आ गया पहले, बट हम बाकी क्वेश्चन जो है उनको भी हम देखते हैं। तो यहां पर जो कॉर्क कैम्बियम है वो, उसमें क्या होता है, वो फेलोजेन पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले विकल्प को देखते हैं। विकल्प को देखना जरूरी है। यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है उसमें क्या होता है, फेलोडर्म होते हैं। कॉर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो टिश्यू का जो चैप्टर है, टिश्यू, उस चैप्टर में साफ साफ लिखा हुआ है क्या, जब कॉर्क जो बन रहा होता है कॉर्क, तो उसमें सुबेरीन का डिपोजिशन जो है वो हो जाता है। हमारे डी का हो जाएगा क्या यहाँ पर, सेकेंड। अगर हम डी को देख करके चलते ना भाई, तो देखो डी यहाँ पर 2 में कंफ्यूजन क्रिएट होता, इसीलिए पहला देखा, पहला में हमारे सामने विकल्प क्या मिलकर के आया, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्या, इसका सेकेंड विकल्प। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने क्या चीज है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर
क्या है? प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस फॉर ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी कॉल्ड, अब यहां पर देखो भाई इंपॉर्टेंट है बात को समझना, क्या कह रहा है? जो पौधे होते हैं ना, वो अपने लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में वो कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाते रहते हैं। ठीक है, अब वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स के बनाने की प्रवृत्ति, यानी उन स्ट्रक्चर को बनाने की जो एबिलिटी होती है उनकी, उन एबिलिटी को हम यहां पर क्या कहते हैं? तो यहां पर देखो, यहां पर प्रश्न लिखा हुआ है, विकल्प, सारे विकल्प को हम समझते हुए चलेंगे। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है इलास्टिसिटी। भाई इलास्टिसिटी तो पढ़े होगे, इलास्टिसिटी क्या चीज होती है? किसी भी चीज को हम खींचते चले जाते हैं, इलास्टिसिटी वो कहलाती है। तो क्या इलास्टिसिटी वो होगी? बिल्कुल नहीं, खींच थोड़ी रहा है, ये तो नया स्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरा आता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे प्रश्न को यहां पर निगलेक्ट करते हुए चलेंगे। पहला, दूसरा क्या आता है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि हम कितना, कहां पर फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, फ्लेक्सिबल थोड़ी, और स्ट्रक्चर बना रहा है। बात करते हैं मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का मतलब हुआ डेवलप करना, मैच्योर करना, डिफरेंट लाइफ साइकिल पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने को हम नहीं बोलेंगे। तो हमारे यहां पर बच के आ गया क्या चीज? एलिमिनेशन मैंने किया यहां पर सीधे, और एलिमिनेशन के बाद क्या चीज आ गया? एक प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी वो एबिलिटी होती है जिसमें कि कोई भी प्लांट न्यू या अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 12th नंबर का 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one plant to stigma of a different plant during pollination bring genetically different type of pollination is। तो सिंपल सी बात है, इतना लंबा प्रश्न पूछने का इसका क्या मकसद एक ही है आप लोगों के सामने। क्या आपने पढ़ी हुई है किताब? कौन सी किताब पढ़ी हुई है भाई? NCERT। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी पे डायरेक्ट लिखा हुआ इस प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है क्या? वो होता है जेनोगेमी। क्या होता है वो होता है जेनोगेमी। यहां पर लिखा हुआ है जिटोनोगेमी, क्लिस्टोगेमी और चेसमोगेमी। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जीनोगेमी को देख लेते हैं। जीनोगेमी क्या चीज होता है? देखिए, पॉलन ग्रेन जो होता है वो कहां से आता है? एंथर, एक प्लांट के बारे में बात हो रही है यहां पर। वन प्लांट ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट को चला जाता है यहां पर। यही बस कीवर्ड हमको पकड़ना था। वन प्लांट से कहा जा रहा है? दूसरे प्लांट पे। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीनोगेमी, जेनोगेमी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 113। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। ये तो भाई बिल्कुल आपको रटने वाले प्रश्न है, यहां पर ये याद ही करना पड़ेगा। मोनोशियस कौन सा होता है? यहां पर मोनोशियस का क्या होता है? मोनोशियस है यहां पर हमारा कैरा। अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना भाई कि कैरा कैसा प्लांट है। क्या ये एल्गी है, या ये फंजाई है, क्या ये क्या चीज है? ठीक है, हम यहां पर कुछ ही बताते हैं। साफ साफ लिख रहा है भाई पपाया, तो पपाया हो गया यहां पर। ये साइकस की एक स्पीशीज के बारे में बात हो रही है यहां पर। साइकस मोनोशियस है कि डायोशियस है? अगर आपको पता होगा कि मोनोशियस डायोशियस किसको कहते हैं, मोनोशियस डायोशियस को आप लोग एक बार सही से देख लेना कि मोनोशियस क्या होता है और डायोशियस क्या चीज होता है। और यहां पर बात करते हैं मार्केंशिया। तो भाई मार्केंशिया क्या चीज होता है? ये हमारा हो गया ब्रायोफाइटा। तो कैरा हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, लेकिन आपको बताना है ये एल्गी है कि फंजाई है। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। यहां पर आपका एक टेस्ट है छोटा सा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको भाई जिसने नॉर्मल क्लासेस में भी पढ़े होंगे अपने एनसीईआरटी, डायरेक्ट एक बार रीडिंग भी की होगी तो वो कर लेगा। वो क्या क्वेश्चन है? सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड है भाई। सेंट्रल डोगमा हर साल क्वेश्चन आने वाला है। पूछा हुआ है यहां पर कि ये जो नाम लिखे हुए हैं ए, बी और सी, भाई ये सारे नाम क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो हमको पहले पता लगाना पड़ेगा ए क्या हो रहा है यहां पर। ध्यान से बिल्कुल समझने की जरूरत है। सिर्फ एक क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे। क्या है अपन? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, यानी जो ये डीएनए है इससे एक नए डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब भाई बताएंगे कि जो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करें यहां पर कि डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम?
इसको हम बोलते हैं रेप्लीकेशन। तो यानी ए हो जाएगा रेप्लीकेशन, यहां भी रेप्लीकेशन, यहां भी रेप्लीकेशन, बाकी दोनों पृष्ठ हमारा कट गया भाई, गलत हो गया आंसर, मतलब ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। बी पे आते हैं, डीएनए से फॉर्मेशन होता है किस चीज का, डीएनए से हम देखें अगर तो फॉर्मेशन हो रहा है हमारा एमआरएनए का, और डीएनए से एमआरएनए के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। भाई यहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर भी ट्रांसक्रिप्शन, ओहो अब क्या करेंगे हम, तो देखें यहां पर डीएनए से फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को उसको प्रोसेस को हम बोल दिए। अब आरएनए से सबको, एमआरएनए से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, डी के जगह क्या आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर होगा क्या चीज, प्रोटीन होगी, क्या होगा यहां पर, प्रोटीन। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन, तो डी हमारा आ गया प्रोटीन। तो यहां पर देखें डी में प्रोटीन, यहां पर भी प्रोटीन। भाई अब बिल्कुल कंफ्यूजन है, यानी सी को तो जानना ही पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सी क्या चीज होता है, ट्रांसडक्शन होता है क्या, या ट्रांसलेशन होता है, ये बिल्कुल है, ये क्या होता है, ट्रांसलेशन। एमआरएनए जो होता है ये मैसेज लेकर के आता है और इसको ये ट्रांसलेट कर देता है किसके फॉर्म में, ये बना देता है क्या, प्रोटीन बना देता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प। प्रश्न यहां नहीं होता है तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न यहां पर हम देखते हैं हमारे सामने, ये ऊपर होगा यहां पर, यहां बिल्कुल। तो यहां पर भी फिर लिस्टिंग को हमें मैच करना है, थोड़ा स्पीड अब थोड़ा तेज करते हैं लिस्टिंग को मिलाने के लिए। लिस्टिंग में देखें तो पहला क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्रिस्टी लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्रिस्टी लिखा हुआ है, थैलेकॉइड लिखा हुआ है, सेंट्रोमियर लिखा हुआ है, और यहां पर सिस्टर्नी लिखा हुआ है। तो कई बच्चे इन दो शब्दों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिस्टी क्या चीज है भाई और सिस्टर्नी क्या चीज है। तो यहां पर हम इसको एक बार समझें कौन सा यहां पर क्या होता है। फिर से वही बात यहां पर हमारे सामने निकल के आती है, पहले विकल्प को हम हमेशा देखते हैं, यानी क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या चीज होता है, तो ये होती है इनर इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। भाई यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम जिसको जिसको नहीं याद है वो यहां पर देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बिल्कुल इस टाइप का होता है, ठीक है। ये जो फोल्डिंग्स दिख रही है ना, यही फोल्डिंग्स क्या होती हैं, ये फोल्डिंग्स होती हैं हमारी क्या, क्रिस्टी। तो हम इसको बोलते हैं क्या, इनर फोल्डिंग या इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ए का हो गया हमारा 3, ए का 3 यहां पर, ये भाई बिल्कुल यहां पर लड्डू क्वेश्चन। सिर्फ पहला अगर क्रिस्टी के बारे में पता है सारा क्वेश्चन कर लिया तुमने, अब आगे तुमको देखने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आगे देखेंगे क्या चीज, बाकी चीजों के बारे में देखते हैं कि थैलेकॉइड क्या होता है। तो थैलेकॉइड सबको पता है, थैलेकॉइड जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, अगर पढ़े होंगे कभी भी, क्या चीज, कौन सा चैप्टर पढ़े होंगे अपन देखे होंगे यहां पर क्या, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वहां पर ये थैलेकॉइड यहां पर ऐसे दिखते हैं, सैच लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमको थैलेकॉइड का, वो होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो पाया जाता है कहां पर, स्ट्रोमा के प्लास्टिड में होता है। तो यानी बी का हो जाएगा हमारा 4। उसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन सही से दिखने लगे। अब आता है क्या चीज, सेंट्रोमियर। बिल्कुल आसान चीज भाई, सेंट्रोमियर क्या होता है, डिस्क शेप सैक इन गोल्गी एपरेटस। तो हमारा हो जाएगा सी का, क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा, सॉरी ये तो बिल्कुल गलत है, ये हमारा हो जाएगा क्या, सी का होगा, वेट ये हमारे प्रश्न का नहीं है। सी में अगर हम देखें ध्यान से तो सी का हो जाएगा हमारा पहला, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर हम कहते हैं क्या, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रोमियर। अब क्या होता है देखो यहां पर देख लो, ये हो गया है क्रोमोसोम हमारा, क्रोमोसोम के 2 आर्म्स जुड़े हुए होंगे, इन दोनों को आर्म्स बोल देंगे, हाथ बोल देंगे, और इसका ये बीच वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो हमारा ए, सी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात आती है यहां पर क्रिस्टीनी। क्रिस्टीनी क्या चीज होता है भाई, ये डिस्क शेप सैक इन गोल्गी एपरेटस होता है। यहां पर भी एक डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम को डिलीट करते हैं और फिर हम एक डायग्राम देखेंगे यहां पर गोल्गी बॉडी का। तो जो गोल्गी बॉडी होती है भाई वो बिल्कुल इस तरह से होती है, ये देखो ये होती है हमारी गोल्गी बॉडी, ठीक है। कभी भी सेल का डायग्राम देखना, गोल्गी बॉडी। और ये जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते जाते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्या चीज, ये होते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का क्या उत्तर बन के आ गया, प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा तीसरा विकल्प, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड बाई। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी ने मूवी भी देखी होगी ना, कौन सी मूवी, हल्क। हल्क मूवी याद है किसी को, ग्रीन ग्रीन बन जाता है वो, बड़ा बड़ा हो जाता है, क्यों हो जाता था वो, अगर किसी को पता हो, वहां पर उसके ऊपर एक रेडिएशन पड़ा था, वही रेडिएशन यहां भी है अगर सबको याद हो, तो वो कौन सा रेडिएशन था,
वो था भाई गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन कहाँ है, ये रहा हमारा गामा रेडिएशन। तो हमारे प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के बारे में दो तीन चीज और देख लेते हैं। जो गामा रेडिएशन होता है उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई होता है। किसका सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर हाई होता है, गामा रेडिएशन का। और ये गामा रेडिएशन हमारे म्यूटेशन करा देता है। भाई म्यूटेशन कैसे कराएगा, हमारे क्रोमोसोम को इफेक्ट करेगा, डीएनए को इफेक्ट करेगा, और जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है ना, जहां पर कोडॉन्स लगे हुए होते हैं, उनको ये चेंज कर देगा, और ये क्या कॉज करेगा, म्यूटेशन ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर है, अगला है हमारा 117वां क्वेश्चन। 117वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पर नॉट करेक्ट। देखो एक बार फिर से नीट ने यहाँ पर नॉट को डार्क किया हुआ है। नॉट पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नॉट करेक्ट है यानी करेक्ट नहीं है, यानी कैसा है वो, इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमें कैसा प्रश्न हो जाए जो कि इनकरेक्ट है। बात किस बारे में हो रही है, पिरामिड के बारे में बात हो रही है भाई। हर जगह देखो यहाँ पिरामिड के बारे में बोल रखा है। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कौन सा गलत, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, और किसके बारे में पूछा है। देखो पिरामिड ऑफ बायोमास। भाई बायोमास के पिरामिड को हम लोग यहां पर छोटा सा बना करके एक बार देख लेते हैं अपन। तो यहां पर बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर पिरामिड हमारे सामने ये बन जाता है हमारा। ठीक है, अब पिरामिड में सबको पता होगा बेस पर हम किसको रखते हैं और टॉप पर किसको रखते हैं। चौड़ा क्या होता है, जो सबसे ज्यादा होता है वो चौड़ा होता है, बिल्कुल सीधी सी बात। जो ज्यादा होगा वो कैसा होगा, चौड़ा। लेकिन यानी ज्यादा, जिसका वेट ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा कैसा होगा, बायोमास के बारे में। बायोमास जिसका ज्यादा वो ज्यादा चौड़ा रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे, चौड़ाई देंगे उसको हम। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र में क्या जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, फाइटो प्लैंकटन, सॉरी प्लैंकटन जो होते हैं, जू प्लैंकटन या फिर एल्गी होगा या फंजाई तो होगा वहां पे, क्या उनका वेट एक वेल से ज्यादा होता है, उनका वेट वेल से ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं भाई, वेट तो वेल का सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर ये बन जाएगा उल्टा। क्यों, नीचे तो हम किसको रखेंगे, यहां पर नीचे किसको रखते हैं, नीचे रखते हैं हमेशा प्रोड्यूसर को। तो और यहां पर प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर है प्लैंकटॉन्स, और प्लैंकटॉन्स का वजन कम है तो यहां पतला हो गया ये। और सबसे चौड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर, प्रीडेटर। ठीक है, यानी टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वेल। तो ये कैसा बनता है, इनवर्टेड। देख सकते हो भाई ये उल्टा बना हुआ है, तो यानी इनवर्टेड। ये तो सही है, हमसे पूछा है गलत कौन है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा ही नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। भाई ये जनरली अपराइट तो होता ही नहीं, मैंने बताया हमेशा कैसा होता है ये होता है इन्वर्टेड। तो हमारे प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, इन्वर्टेड। बाकी के विकल्प को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ सकते थे एग्जाम में, बट यहां पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। बिल्कुल सही है, ये सीधा ही बनता है एनर्जी का पिरामिड। क्यों भाई, क्यों एनर्जी का पिरामिड सीधा बनता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं वही सबसे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर पाते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी किनके पास होती है, प्रोड्यूसर के पास। अब अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, विकल्प क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड का होता है, वो भी अपवर्ड होता है। बिल्कुल अपवर्ड होगा। क्यों अपवर्ड होगा, किसी भी घास के मैदान में अगर हम चले जाए, घास का मैदान मतलब एग्जाम्पल देखें तो सवाना लैंड, डिस्कवरी पे आता रहता है सवाना लैंड में, जहां पर शेर रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या शेरों की संख्या ज्यादा है घास या पेड़ से, बिल्कुल नहीं, शेर तो बहुत कम होते हैं, इंडिया में तो अलग कम ही है। तो अब बात करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा ये, यहां पर नीचे हो जाएंगे प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में घास फूस ज्यादा संख्या में है। क्यों, नंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी विकल्प हमारे गलत हो जाते हैं। अगले विकल्प की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, 118, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक competition in nature, which mechanism is competing species might have evolved for their survival। पूछा हुआ है कि भाई जब इंटर स्पेसिफिक होता है ना, क्या चीज, कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक जब होता है तो क्या चीज यहां पर किस रूप में निकल करके आती है। तो अगर हम देखें यहां पर, तो हमारा क्या होता है यहां पर, अगर इंटर स्पेसिफिक है तो हम क्या करेंगे यहां पर, समझेंगे इसको। दो चीज की होती है, एक होती है इंटरा स्पेसिफिक, एक होती है इंटर स्पेसिफिक। अब इंटर और इंट्रा के बारे में अगर हम लोग समझें, तो यहां पर इंट्रा और इंटर के बारे में क्या क्या चीजें हो जाती हैं। इंटर अगर देख लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले इंटर क्या होता है, दो भी चीजें सेम होती हैं अगर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, तो अब इंटर स्पेसिफिक ये चीजें होंगी तो क्या होगा भाई, अगर एक शेर है वो दूसरे शेर के साथ लड़ने लग जाएगा, क्या करेगा, ये भी एक शेर है ये भी एक शेर है, दोनों के दोनों आपस में
लड़ने लग जाएंगे। भाई अगर शेर शेर आपस में लड़ रहे हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं शेर शेर आपस में, हमें पता होगा क्यों लड़ेंगे भाई, सोर्स रिसोर्सेज के लिए। वो सेम ही तो खाना खाएंगे, क्यों, क्या म्यूटेशन होगा वहां पे, या म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, सॉरी म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। दो शेर कहेंगे नहीं भाई तू मेरा खाना खा ले, मैं नहीं खाना खाता हूं आज, मैं फास्ट रख लेता हूं, ऐसा तो कोई शेर बोलेगा ही नहीं। प्रीडेशन कर जाएंगे, क्या एक शेर दूसरे शेर को मार के खा जाएगा, खाएगा नहीं, मार तो देगा लेकिन वो खाएगा नहीं, ठीक है, तो प्रीडेशन यहां पर नहीं होगा। म्यूचुअलिज्म तो बिल्कुल भी शेर नहीं बोलेगा। बोला गाना होगा ना इस जंगल में कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, सुना होगा सबने, तो एक जंगल में दो शेर नहीं रहेंगे, क्यों, दो शेर रहेंगे तो क्या करना होगा, रिसोर्सेज को वहां पर उनको आपस में बांटने की जरूरत होगी। तो यानी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, रिसोर्स। कंपिटिटिव रिलीज भी यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो कंपटीशन करके कुछ आपको मिलेगा नहीं वहां पे, वो रिसोर्स के लिए ही डायरेक्टली वो कंपटीशन करेंगे, यानी रिसोर्स पार्टीशनिंग होगा, ठीक है। रिसोर्स जो होंगे वो डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर दो हिरन है तो एक हिरन को ये खाएगा, दूसरे हिरन को ये खाएगा, या दोनों को ये खा जाएगा। रिसोर्स का यहाँ पर डिवाइडिंग यहाँ पर चलता हुआ रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं 119 प्रश्न के बारे में। 119वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कहता है यहाँ पर कोहेशन, एडेशन, सरफेस्टेशन और गटेशन, ये होता क्या क्या चीज प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें यहां पर कि कोहेशन क्या है, एडेशन क्या है, सरफेस्टेशन क्या चीज होता है, और ये म्यूटेशन सॉरी गटेशन जो है वो, गटेशन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कोहेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर गटेशन को। तो गटेशन जो होता है वो क्या चीज होता है, गटेशन जो है वो क्या है, सॉरी कोहेशन, कोहेशन क्या होता है, कोहेशन में होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन वाटर अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के वो आसपास आने लग जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, कोहेशन। यानी ए का हो गया हमारा दो, ए का दो किस किस विकल्प में है, यहां पर है, बाकी दो उत्तर नहीं होंगे। एडिशन के बारे में देखते हैं। एडिशन क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस, दैट इज कॉल्ड एडिशन, ठीक है। अब गटेशन को देखते हैं, सॉरी सरफेस टेंशन को भी हम देख ही लेते हैं। सरफेस टेंशन होता है, ये होता है मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज में, जब ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है तो आप लोग वहां से उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अगला हमारे सामने लास्ट विकल्प क्या दिया हुआ है, डी गटेशन। गटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज। अगर हम सबको पता होगा गटेशन, तो गटेशन में क्या होता है भाई, ये होता है जो पौधे होते हैं, किस प्रकार के पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें पानी क्या हो जाता है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो जब पानी का कंसंट्रेशन हाई होगा तो क्या होगा भाई, उसको पानी ज्यादा निकालना है, तो ज्यादा एक्सक्रीशन करेगा पानी का, तो ज्यादा एक्सक्रीशन करता है वो गटेशन के फॉर्म में। उसके टिप पर यहां पर वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। कमल के फूल को अगर सुबह सुबह देखोगे तो तुमको दिखेगा ये प्रोसेस, ठीक है। उसकी जो पत्तियां होती हैं उनके पत्तियों के टॉप पे ये चीज हमको देखने को इजीली मिल जाएगा। तो गटेशन क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा तीसरा विकल्प, यानी डी का 3 हो गया, और बी का 4 हो गया। हमने यहां देखा बी का 4 और सी का 1। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, पहला वाला, ठीक है। चलते हैं यहां पर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो डीएनए स्ट्रैंड जो होता है ऑन अ जेल स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड बहुत खतरनाक चीज होता है ये, क्या, इथीडियम ब्रोमाइड। व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज, अगर हम डीएनए स्ट्रैंड को अगर हम देखते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया हुआ है, यानी कलर किया हुआ है, बेसिकली इसको हमने कलर कर दिया है। किस चीज से कलर किया है, इथीडियम ब्रोमाइड से, और उसको हम देखते हैं यूवी रेडिएशन में, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, तो वो हमको कैसा दिखेगा, सीधी सी बात, डायरेक्ट बात, एनसीईआरटी, कैसा दिखता है वो, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड के फॉर्म में दिखता है। अच्छा एक बात और कमेंट करके आप लोग बताना कि ये जो हमको दिख रहा है वो किस फॉर्म में हमें दिखता है। किस फॉर्म का मतलब क्या हुआ यहां पर, यानी हम देखें तो वो क्यों हम इसको इथीडियम ब्रोमाइड से करके हम देखते हैं, तो कोई एक प्रोसेस होता है, स्पेशल प्रोसेस का नाम होता है, कमेंट करके बताना प्रोसेस का नाम क्या होता है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमें पता लगाना होगा, तो पता लगाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या चीज होता है। यहां पर पहला क्वेश्चन विकल्प क्या कह रहा है, यहां पर विकल्पों के सारे हम चलते रहेंगे। मैच्योर सीव ट्यूब जो होते हैं एलिमेंट्स
pore is a conspicuous nucleus and usually cytoplasmic organelles. अगला क्या कहता है, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल। भाई इनकरेक्ट को पता लगाना है, तो ये तो सही हो गया हमारा। अगले विकल्प क्या है, द पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज अ बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो भाई पेरीन्यूक्लियस तो उसी को हम बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन या पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और ये सेल है, तो इसके बगल का जो यहाँ पे स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और यही तो वो कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मटेरियल को अलग अलग करता है। तो ये भी विकल्प सही है हमारा, तो हमें गलत का पता लगाना है, तो ये दोनों हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं होंगे। अगला विकल्प क्या है, न्यूक्लियर पोर, जो न्यूक्लियर पोर होता है इज एक्ट एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होता है इसका, ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। तो ये भी सही है, हमारा आंसर नहीं होगा। एलिमिनेशन किया, हमारे सामने क्या निकल के आया, पहला प्रश्न हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, कॉन्सिपिकुअस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने ना, सी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन जीन, जो जब भी कोई जीन होता है वो टारगेटिंग इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई मतलब जीन को बढ़ाना, is attempt in an individual's tissue is treated disease is known as, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए तो वो डिजीज होती है, उसको हम क्या चीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे जो नेम लिखे हुए हैं, ये नेम, उनको अगर हमको पता हो कि वो नेम क्या क्या चीज है, बिल्कुल सही तरीके से जान सकते हैं हम लोग। देखो, बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, बायोपायरेसी होता है कि बायोलॉजिकल कोई भी सामान अगर हमारे पास है, हम उसको किसी बिना अनुमति के, बिना परमिशन के कोई काम कर रहे हैं, तो वो बायोपायरेसी होती है। पायरेसी का मतलब पता हो तो विकल्प गलत हो गया। अगला आता है जीन थेरेपी, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, टारगेटिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गई थेरेपी, और क्या यूज कर रहे हैं, जीन, सो दैट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बाकी क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस नहीं होगा इसका आंसर, और सेफ्टी टेस्ट में हम एम्प्लीफाइड करने की जरूरत हमको नहीं होती, वो भी टिश्यू के जीन को, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का क्या आंसर हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर होता है सेकेंड वाला, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 123वां नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर क्या करना है, अगेन एक बार लिस्ट को हमें मैच करनी है, ठीक है, लोगों को मैच करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब हम अगर यहां पर लिस्ट को अगर हम मैच करते हैं, ठीक है, तो लिस्ट हमें कैसे मैच करनी होगी, लिस्ट को देखते हैं। पहला लिस्ट हमारे सामने यहां पर ले, लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो सेल में यहां पर बात हो रही है, सेल में क्या क्या चीज यहां पर प्रेजेंट हमें दिखता है। तो सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, ये किसमें होगा हमारे से, अगर किसी को पता हो, यहां पर ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टिश्यू का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, ठीक है। एक्टिव कैपेसिटी, सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होती है वो कौन करते हैं, सबसे ज्यादा कैपेसिटी वो करती है हमारी मेरिस्टेमेटिक करती है सबसे ज्यादा, यहां पर क्या डिवीजन। अब हम विकल्प को देखते हैं, यहां पर हमारे सामने पहले का ए का मिल गया सेकंड, ए का सेकंड ये है, ए का सेकंड कहीं नहीं है भाई। ऐसे जो मैच वाले आए हैं उनमें से हमने अभी तक आई थिंक चौथा क्वेश्चन है ये, उसमें से 3 ऐसे हैं कि पहला का आंसर पता है तो तुम पूरा आंसर करके आ जाओगे। अब यहां पर अगला है क्या, टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां पर क्या है, टिश्यू जो ऐसे सेल होते हैं जिनमें फंक्शन और स्ट्रक्चर सब सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू। ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यू के बारे में बात चल रही है, दोनों की दोनों, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो अगले बारे में बात करते हैं हम, क्या चीज होता है यहां पर, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, भाई वो तो वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आते हैं, 2, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब बात करें यहां जाइलम और फ्लोएम है हमारा, ठीक है। तो जाइलम का फंक्शन, फ्लोएम का फंक्शन कमेंट बताना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जाइलम और फंक्शन फ्लोएम का फंक्शन 7th क्लास में बच्चे पढ़े हुए होते हैं ना। अगला हमारे सामने विकल्प है क्या, डेड सेल विथ हाईली थिक, यानी बहुत ज्यादा थिक वॉल हो जाती है उसकी, एंड जो उसका ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है, वो होता है नैरो। वो होते हैं क्या, वो होते हैं हमारे स्क्लेराइड्स, यानी डी का हो जाएगा थर्ड। हमारे प्रश्न का पहला विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल फिर से वही बात है, एनसीईआरटी। रोज सुबह अगरबत्ती दिखाते रहो, पढ़ते रहो और डॉक्टर यूं ही बन जाओगे। तो क्या चीज करना है यहाँ पर, एनसीईआरटी को जितने अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं, वो उसमें से क्या क्या पॉइंट आउट करना होता है एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एनालिसिस से पता चलता है क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अब 124 में हम देखते हैं क्या लिखा है भाई। इसका हमारे सामने अगर बात करें तो डायरेक्ट मेरा एक छोटा सा ट्रिक है यहां पर। क्या होता है, ट्रिक होता है इसके लिए क्या, वो होता है, एक मिनट यहां पर ट्रिक, बहुत इजी सा ट्रिक है, DAE। ये है हमारा ट्रिक DAE, बस याद करते हुए चलना। यही होता है हमारा PCR का सही क्या चीज, सही सीक्वेंस। यानी हम पहले उसको डीनेचुरेशन करते हैं, फिर एनिलेशन, फिर उसका हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और बाकी सारे विकल्प जो है इसके गलत हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक के हेल्प से हमने पढ़ बहुत अच्छे तरीके से। ट्रिक्स जो होती है, अगर निमोनिक्स अगर हम बहुत जल्दी बना लेते हैं तो हमको बायो पढ़ने में बहुत इजी होती है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम चीजें अगर आपको रटने वाली हैं, आप रट नहीं सकते उसको बिना निमोनिक्स के। और हम यहां पर क्या आपको बता रहे हैं, निमोनिक्स बताते रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागीन। कैरागीन जो होता है वो कौन से टाइप के जो फंजाई कौन से टाइप के एल्गी होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इन एल्गी को प्रोड्यूस करने की बात की जाए तो अगेन यहां पर आती है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एन योर एनसीईआरटी। अब अगेन एनसीईआरटी तो भाई सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका होता है हम लोगों का, वो हम लोग ये वाला तरीका फॉलो करें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारे सामने अगर हम देखें तो वो उत्तर क्या निकल के आ रहा है हमारे सामने। यहां पर हम देखें तो ये होती है रेड एल्गी जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं क्या, वो प्रोड्यूस करती हैं कैरागीन का प्रोडक्शन करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर का क्या क्वेश्चन कहता है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। यानी पीसीआर का कौन सा इनमें से एप्लीकेशन नहीं, यानी यूज नहीं है, हम कौन सा उपयोग नहीं करते हैं पीसीआर के लिए। पहला विकल्प यहाँ पर देखते हैं क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। तो यहां पर अगर हम देखें तो पीसीआर का उपयोग हम इसमें करते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन में भी करते हैं और डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन में भी करते हैं। हम एक जगह नहीं करते हैं। अब वो कहां पर नहीं करते हैं वो हम कहां पर नहीं करते, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है तीसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है जेनरा का नाम यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन से जेनरा का नाम यहां पर दिया हुआ है उसको हम एक बार समझते हैं। यहां पर तो जेनरा यहां पर दिया हुआ है हमारे सामने, क्या क्या जेनरा है यहां पर, सिलेजिनेला, सेल्वेनिया। ये दोनों जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टू काइंड ऑफ स्पोर्स। एंड इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं, जो ऐसे प्लांट जो कि दो टाइप का स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल भाषा में यहां पर पूछा हुआ है बेसिकली अगर हम बात करें तो। अगर उसको हम देखते हैं यहां पर तो हमको समझना पड़ेगा ये होमोसोरस क्या होता है, हेट्रोसोरस क्या होता है, होमोस्पोरस क्या होता है और हेट्रोस्पोरस क्या होता है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं दो, अगर हम देखें दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो दो मतलब क्या होता है, टू, यानी अलग अलग टाइप के होंगे। होमो अगर हम जब भी आता है सामने होमो, तो इस होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है एक टाइप का स्पोर। ठीक है, यहां सोरस आ गया, होमोसोरस, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे यूं ही। हमारा मतलब है स्पोरस से। होमोस्पोरस मतलब होता है एक टाइप का स्पोर, हेट्रो का मतलब होता है दो टाइप का स्पोर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दो टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करने वाले कहेंगे क्या, व्हाट इज इट, इज हेट्रोस्पोरस। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो हमारे सामने यहां पर लिखा है डाई एडल्फस। डाई एडल्फस एक कंडीशन होता है, उसका जो स्टेमेन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है। यहां पर हम समझते हैं पहले डाई एडल्फस होता क्या है। इस केस में क्या चीज होता है अगर हम समझें तो जो एडल्फस की बारे में हम बातें कर रहे हैं उसमें होती क्या चीज है, यहां पर हमारे सामने सबसे पहले क्या चीज होगा, यहां पर जो एंथर होता है यानी स्टेमेन, वो कितने ग्रुप में डिवाइडेड है। अगर वो दो ग्रुप में है तो हम उसको बोलते हैं, एक ये ग्रुप हो गया हमारा, फिर एक ये ग्रुप हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज डाई एडल्फस।
मोनोएडेल्फस का मतलब क्या होता है? सिंगल ग्रुप, जो कि बहुत इजी है फाइंड करना। अगर आप लोग ये डायग्राम याद हो तो वो किस में होता है? मोनोएडेल्फस। मोनोएडेल्फस अगर ये वाला ग्रुप है तो मोनोएडेल्फस किस में हमको देखने को मिलेगा? वो मिलता है हमको चाइना रोज देखने में, गुड़हल के फूल में। हमसे पूछा है लेकिन डाइएडेल्फस, तो अगर हम डाइएडेल्फस को देखते हैं, डाइएडेल्फस मिलता है हमको मटर के पेड़ में, यानी पी में, पी पाइसम सटाइवम, यानी इसका नाम क्या होगा? पाइसम सटाइवम। दो तरह का होता है, पाइसम सटाइवम भी होता है और एक दूसरा होता है। जो दूसरा होता है उस लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है यहां पर कि जो सेंट्रोमियर है, इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम इज रेफर एज। अभी मैंने पहले इसके पहले क्वेश्चन से बताया था, ये वो सेंट्रोमियर और यहां होता है क्या? क्रोमोसोम्स के आर्म। और इसके सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे अगर हम बात करें ना, तो पोजीशन के बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब इसमें होता है टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, ये टाइप्स होते हैं इसके। जब ये सेंटर में होता है तो हम इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। हमसे सेंटर पूछा था, सेंटर बता दिया हमने, डायरेक्ट एनसीईआरटी है अगेन यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं टीलोसेंट्रिक क्या होता है। तो देखिए टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, ये जो होता है एक साइड पर चला जाता है। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा साइड पर जाता है और एक्रोसेंट्रिक में ये पूरा एक साइड पर होता है और ये यहां पर यूं इस तरह से एक आंख हमको विजिबल होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? यहां पर पूछा है कि कौन सा एल्गी है जो कि मैनिटोल जो है उसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो मैनिटोल जो होता है वो होता है एक्टोकॉर्पस में। अगेन हमको चाहिए कमेंट, और कमेंट में जानना है कि एक्टोकॉर्पस क्या चीज होता है, कि ये एल्गी है या एक फंजाई है, क्या है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए हमको ये क्या चीज होता है। ठीक है ना? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे अगर ये प्रेजेंट रहता है, वो एट एनी टाइम यहां पर लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है क्या? एट एनी टाइम पे ये प्रेजेंट होने वाले ये जो न्यूट्रिएंट हैं, यानी कौन कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, इनको हम किस टर्म के नाम से जानते हैं? तो हमें पता होनी चाहिए। यहां पर देखिए क्लाइमेक्स किसको कहते हैं? हम क्लाइमेक्स कहते हैं भाई, मूवी का क्लाइमेक्स मिस मत करना, बोलते हैं, आप पता होगा तो, यानी उसका एंड के बारे में बात होती है। तो एंड से तो हमको यहां मतलब ही नहीं है कोई भी, तो हमारा ये तो विकल्प जो है यहां पर गलत हो जाता है। एंड से हमको कोई मतलब नहीं है, गलत हो गया। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स का मतलब होता है एंड, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है ऐसी टाइप की कम्युनिटी या वेजिटेशन हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली, जो कि कहां पर आती है? लास्ट टाइम में आती है। तो ये भी विकल्प गलत हो जाता है हमसे यहां पर। इसके अब पूछता है कि स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं या स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो हमें होना चाहिए कि स्टैंडिंग क्रॉप और स्टेट क्या होता है। जो क्रॉप होता है ना, स्टैंडिंग क्रॉप, वो होता है बायोटिक कंपोनेंट, और जो स्टेट होता है वो होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब हमको पता है भाई कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम क्या होता है? एबायोटिक। और एबायोटिक है तो वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहां पर स्टैंडिंग स्टेट ना। चलते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा, कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिक्सेशन किस में हो रहा है? शोरगम में हो रहा है फिक्सेशन। तो यहां पर बात की जाए अगर, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि शोरगम किस टाइप का प्लांट होता है। शोरगम क्या C3 प्लांट है, या ये C4 प्लांट है, या ये CAM साइकिल कर रहा है? अगर हमें ये तीनों चीजों के बारे में पता होगा कि ये किस टाइप का होता है, तो बिल्कुल हम वहां से अपने आंसर को चुटकियों में लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रश्न का आंसर हम बताएं यहां पर क्या होगा। हमारे प्रश्न का आंसर होगा क्या पर यहां पर? ऑक्जेलिक एसिड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस टाइप का प्लांट होता है। ठीक है, और उस टाइप के प्लांट में ये हमारा यही आता है, क्या चीज आता है यहां पर? ये ऑक्जेलेटिक एसिड ही यहां पर, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ये जो होता है वो क्या होता है? पहला जो फिक्सेशन के बाद स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां पर द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपीरियडिज्म
इज, अगर हम बात करें यहां पर फोटो पीरियोडिज्म की, तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? ऐसा टाइम जिस पर क्या होता है, जब फोटो, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट जब आती है, लाइट जब पड़ती है कहां पर? किसी प्लांट पर। ठीक है, जब लाइट पड़ती है, कहां पर ये लाइट पड़ेगी? इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट पर। तो हमसे पूछा है कि जो लाइट, कौन सा पार्ट जो होता है वो दिन के टाइम पे लाइट जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? एपेक्स होता है, स्टेम होता है, एक्सिलरी बड होता है, या फिर लीफ होता है। अब हम यहां पर देखें, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा वही तो करेगा भाई। क्यों? सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा लाइट वहां पर पड़ेगी। अगर एक पेड़ के बारे में हम लोग देखें तो ये होती है नॉर्मल, मैं छोटा सा एक पेड़ बना रहा हूं यहां पर, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हमारा नॉर्मल एक पेड़ है। अब पेड़ में देखें, ये हो गया इसका एपेक्स, ये हो गया इसका स्टेम, ये हो गया लीफ, और एक्सिलरी बड अगर हम बात करें तो ये उसकी छोटी सी एक्सिलरी बड हो गई। तो यहां पर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा चौड़ा दिख रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है? क्या दिख रहा है हमें? लीफ। तो यही सबसे ज्यादा क्या करेगी, यहां पर परसेप्शन ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। यानी क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर 4 इसका आंसर सही होगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 139 सॉरी 134 का सेकेंड सेक्शन पे हम चलेंगे बॉटनी के। और ये क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन जो होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लेते हैं किसको? वीड को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे और डायरेक्ट आपको ये मिलेगी एनसीईआरटी में। दोस्तों अगर आप लोग कहो कमेंट मिलता है कि कहां पर ये क्वेश्चन है, तो हम आपको अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करा देंगे ये चीज जानकारी। अगर कमेंट हमें मिलते हैं कि भाई ये एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पर दिया हुआ है, हम आपको वो भी दिखा देंगे भाई कि किस पेज नंबर पर ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन का नंबर होता है 24D। तो 24D क्या होता है? ये एक वीडी साइड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं वीडी, वीडी साइड। अब यहां पर हम एक बार देख लेते हैं ये IAA क्या चीज है, NAA क्या है, और IBA क्या है। जो IAA है उसको हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। IBA क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। और 24D जो क्या है? वीडी साइड है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। ठीक है, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, F1 के बारे में बात हो रही है और F2 के बारे में बात हो रही है, दोनों चीजों के यहां बारे में बात कही जा रही है। तो हम कौन सा यहां पर स्क्वायर बनाते हैं? अगर आप लोग पढ़े होंगे भाई, बिल्कुल एक ही स्क्वायर तो फेमस है यहां पर। कौन सा स्क्वायर होता है? पनेट जी के द्वारा जो स्क्वायर दिया गया था, समझ में आ रही है बात? क्या होता है वो? यूं था, कुछ कुछ ऐसा बनता था। यहां पर हम क्या लिखते थे? अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं तो कैपिटल टी लिखते थे, यहां पर लिखते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां लिखते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां लिखते थे स्मॉल टी। और इस स्क्वायर को हम क्या बोलते थे? इस स्क्वायर को हम बोलते थे पनेट स्क्वायर। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने अगले सेक्शन में जिसका नाम है क्या? सेक्शन बी। थोड़ा सा इस सेक्शन को टफ माना जाता है, इस बार ये चेंजिंग किया गया है। टफ है कि नहीं है इसको हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन में ना। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात की गई है, यानी NT इक्वल टू N नॉट और ERT। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि ये जो क्या चीज के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? द बेस नंबर लॉगरिथम, द बेस एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, या द बेस नेचुरल लॉगरिथम, या द बेस ऑफ ज्योमेट्रिक लॉगरिथम के बारे में ये बताता है। तो एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस का आंसर यहां पर बहुत ज्यादा मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग बॉटनी का जो सेक्शन है ना यहां पर अभी तक के हिसाब से, वो थोड़ा सा मुझे इजी ही लगा, मॉडरेट भी नहीं लगा, हार्ड भी नहीं लगा, थोड़ा इजी लेवल का है। और इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल आपको रटने वाली क्वेश्चन है। इक्वेशन आप याद करिएगा, आपको पता चल जाएगा आंसर यहां पर क्या होगा। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? 137 का क्वेश्चन है। यहां पर बात करें, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, फिर भी हम डिस्कशन जो है वो सारे क्वेश्चंस को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमारे सामने कॉलम ए कॉलम बी को एक बार फिर से मैच करना है, लेकिन मैच करने के साथ क्या देखना है
कि कौन से यहाँ पर बैक्टीरिया दिए हुए हैं, इन बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है। तो पहला हमारे सामने क्या चीज आता है 137 क्वेश्चन का। नंबर 1 इज दैट इज कॉल्ड एज द नाइट्रोकॉकस। तो नाइट्रोकॉकस के बारे में अगर हम समझें कि भाई ये नाइट्रोकॉकस जो होता है वो करता क्या है, ठीक है। तो नाइट्रोकॉकस का फंक्शन क्या होता है अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो वो चेंज करता है नाइट्रोकॉकस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, यानी वो कर रहा है N2 का चेंज करता है ये होगा NH3, इसमें परिवर्तन करता है किसका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। अब अगला विकल्प हमारे सामने आता है, यहां पर हम इसको आंसर भी पता लगा सकते हैं। यहां से A का 4 आया, यहां पर हमारे सामने A का 4 हमें दिख रहा है साफ साफ, हमारे प्रश्न का विकल्प हो गया ये वाला विकल्प। लेकिन हम आगे भी इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं और कौन से में क्या क्या विकल्प आते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर राइजोबियम के बारे में अगर हम बात करें, तो राइजोबियम क्या करता है, ये नाइट्राइट का कन्वर्जन करता है, किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्जन कर रहा होता है। अब अगला विकल्प हमारे सामने है क्या, थायोबैसिलस। तो थायो जहां पर भी वर्ड आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, क्योंकि जब भी थायो आता है वो अमोनिया को चेंज करता है, किसमें, नाइट्रेट में चेंज करता है। और अगर हम बात करें डी यानी नाइट्रोबैक्टर, तो ये डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, फेमस है, सभी को याद भी होगा बिल्कुल। एक बार फिर से ये क्वेश्चन जो है वो देखो भाई, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, मगर किस तरह से पढ़ना है, कैसे क्या तुमने पढ़ाई की है, क्या उस लेवल की पढ़ाई हुई है कि नहीं, तो वो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 138 का क्वेश्चन। क्या कहता है, ये फेजेस दिए हुए हैं, सबको पता होगा कौन से फेजेस हैं ये और किसके बारे में बात हो रही है। तो भाई ये फेज जो है वो साइकिल है किसी की, किसकी साइकिल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ये, अगर कोई जान रहा हो तो बता देगा, कमेंट पे करेगा कैसी साइकिल के बारे में बात हो रही है। हम बताएंगे नहीं यहाँ पर कौन सी साइकिल हो रही है, कमेंट हमको चाहिए यहाँ पर कि कैसा ये साइकिल है। अब बात करते हैं एस फेज, G2 फेज, G1 फेज यहाँ दिया हुआ है और ये होता है क्विसेंट फेज। तो किस फेज में क्या होता है, तो पहला विकल्प है यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है यहाँ पर एस फेज। तो एस फेज के बारे में अगर हम देखें कि एस फेज में क्या चीज होता है, तो एस फेज में होता है क्या, डीएनए का रेप्लीकेशन। इसको हम एक और फेज के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है भाई, इसका रेप्लीकेशन। यहां पर विकल्प में देखें, दो जगह हमें ऑप्शन में मिल गए, बट अब हम अगले ऑप्शन को भी देखेंगे यहां पर, क्योंकि भाई दो जगह मिले हैं, पहला और दूसरा, चौथा तो गलत ही हो जाता है, दूसरा तीसरे पे हम एक बार कंसंट्रेट कर लेते हैं। क्या है हमारे सामने बी, बी क्या कह रहा है, G2 फेज। तो G2 फेज में क्या चीज होता है, तो G2 फेज के बारे में बात करें तो यहां पर होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, यानी बी का हो जाएगा हमारा पहला। आगे हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्विसेंट फेज। तो भाई ये क्विसेंट फेज में क्या होता है, ये क्विसेंट फेज बिल्कुल ही इनएक्टिव फेज होता है, यानी यहां पर कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो यहां पर नहीं होती है। तो सी का हो जाएगा 3 और बचा हमारे सामने G1 फेज। ये ऐसा होता है इंटरवल बिटवीन मायोसिस एंड मायोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लीकेशन। तो हमारे प्रश्न का आंसर देखें तो क्या होता है, तीसरा यहाँ पर आंसर हमारे प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे प्रश्न का आंसर क्या होगा, यहाँ पर कैसे आया। अगले विकल्प की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पर है अगला, ऊपर आ जाओ भाई जल्दी से। या क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमारा कि इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है हमको वहां पर पता लगाना है। अगेन यहाँ पर देखें ना भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये। अगेन सारे के सारे लाइंस जो लिखे हुए हैं वो एनसीईआरटी में एज इट इज आपको यहाँ पर ये देखने को एनसीईआरटी में मिलते हैं। कैसे यहाँ पर है देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझते हैं। करेक्ट हमसे यहाँ पूछा है भाई, इनकरेक्ट मत लगा देना भाई यहाँ पे, ठीक है। जो लोग इनकरेक्ट देख रहे होंगे वो यहाँ पर ध्यान दें, क्या है करेक्ट लिखा हुआ है। डार्क कर देती है एनसीईआरटी, सॉरी नीट एग्जाम वाले, इसको ऐसे अगर हल्का कर दिया तो बहुत सारी परसेंटेज इसी की वजह से कम हो जाएगा। पहला विकल्प क्या कह रहा है हमारा, इन कैपिंग। कैपिंग में क्या चीज होता है बात कही जा रही है, जो मेथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी जिसको MTTT इससे डिनोट करते हैं, इसका जो एडिशन होता है ना वो कहां कह रहा है, वो 3' एंड पर होता है HNRNA में। बिल्कुल गलत है, कहां पर होता है ये होता है हमारा 5' एंड पे होता है, ठीक है। अगला हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्या कह रहे हैं, RNA पॉलीमरेज बाइंड विथ
रो फैक्टर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया। दो टाइप के फैक्टर होते हैं, रो फैक्टर होता है और एक स्टार्टिंग फैक्टर होता है ये, ठीक है। ये दोनों फैक्टर जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ते हैं और ये फिर उसके एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं कि भाई करना क्या है, ठीक है। तो रो फैक्टर जब जुड़ता है तो क्या होता है, टर्मिनेशन। बिल्कुल सही जवाब है हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन कराता है। अगला विकल्प देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन mRNA। यानी कि यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो कॉपीड होती है यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, mRNA। बिल्कुल गलत है, हमारे प्रश्न का उत्तर ये नहीं होगा। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, स्प्लिटिंग जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। तो भाई स्प्लिटिंग जीन जो होता है वो प्रोकैरियोट का ना होकर के यूकैरियोट का होता है। तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा है, 139। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन किस चीज से आया हुआ है, PBr322। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यानी चैप्टर अगर हम बात करें तो किस चैप्टर का ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वहां से ये क्वेश्चन अराइज किया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो है इसका PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट विद इन जीन AMPR जो है दैट कन्फर्स द एम्पीसिलिन रेजिन्स if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid जो होता है is inserted in E. coli strain। तो यहां पे हमसे पूछा गया और हम ये एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको रिजल्ट इसमें से हमको देखने को मिलेगा। यहां पर रिजल्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इट विल नॉट एबल टू कन्फर द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस इन होस्ट, ट्रांसफर कर देगा। इट विल लीड टू लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ देगा। इट विल एबल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोटीन बना देगा। भाई ड्यूअल एबिलिटी, भाई ड्यूअल एबिलिटी का प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, लाइसिस ये नहीं करता है, ठीक है। यहां पर लिखा है ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तो भाई अगर हम इसको यूज करेंगे ना तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इट डू नॉट एबल टू कन्फर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस टू होस्ट सेल। ये रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इंपॉर्टेंट बात, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सब स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड। यानी ये क्या कहलाता है, बिल्कुल सीधी से जवाब, दैट इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। क्योंकि अगर भाई रिपीटेटिव डीएनए अगर आ जाता है तो हम उसी को बोलते हैं कि अब ये क्या है, दोनों का डीएनए यहाँ पर अगर ऐसे ऐसे डीएनए सैंपल है, किसी का ये यहाँ पर आया, फिर किसी का ये यूं 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 आया, किसी का डीएनए सैंपल ऐसे ऐसे और ऐसे है, ये है और ये है, तो हमें देख रहे हैं यहाँ ये दोनों डीएनए सैंपल मैच कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिपीटेटिव, रिपीट होता है यहाँ पर डीएनए का सीक्वेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज 142 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन करेक्ट के बारे में पूछा हुआ है, करेक्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन है हमारा, फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। क्या दो सेल के फ्यूजन को हम, फ्यूजन यहां बात हो रही है, ध्यान देना भाई लोग, फ्यूजन, फ्यूजन को क्या बोलेंगे हम, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी बोलते हैं क्या फ्यूजन को, गलत है भाई, फ्यूजन को हम कैरियोगेमी नहीं बोलते हैं, अलग होने को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजन। यानी वो होता है क्या, फिजन को हम बोलते हैं क्या, कैरियोगेमी होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। बिल्कुल सही जवाब है प्रोटोप्लाज्म। अगर हम देखते हैं इस चीज को, अगर इसको थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं, तो अगर ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल है, ये क्या है, नॉन मोटाइल है, ठीक है, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल है। और ये कैसा है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं ये है मोटाइल है, फ्लैजेला है भाई तो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब मोटा हुआ नहीं हो जाता है, ठीक है, लोग बोलते हैं मोटाइल है, मोटाइल मोटा नहीं हुआ, ये मोटाइल मतलब चलने योग्य, ठीक है, जो चल सकता है। इन दोनों का सबसे पहले न्यूक्लियस फ्यूजन के पहले ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म पाया इसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोगेमी। क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन। दूसरा विकल्प क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। बिल्कुल गलत, स्पोरोफाइट को हम कहते हैं जो मृत डेड बॉडी पर रहते हैं, किस पे,
डेड एंड डिकेइंग पे रहते हैं, तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल एंड शीथ सेल। तो क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या ऐसे जो कि फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, कहां पर, सेल कॉल्ड शीथ सेल में। क्या कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फिक्सेशन करते हैं क्या? तो ये बिल्कुल ही गलत जवाब है, ऐसा कुछ भी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी, अगेन एक बार और एनसीईआरटी आप लोगों के सामने यहां पर आ जाती है। और इस बार हम देख तो एनसीईआरटी में हमें क्या क्या चीज यहां पर है, 4 फैमिली आपने पढ़ी हुई है। अगर आपने इसके डायरेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, आंसर तुरंत लगेगा आपके, ठीक है। आंसर क्या होगा, बिल्कुल तुरंत ही आपको आंसर मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं यहां पर, सबसे पहला यानी ये, ठीक है। एक एक चीज को यहां पर समझेंगे कि इसके नंबर, इस यहाँ पे जो साइन बने हुए हैं उन साइन का, नंबर का यहाँ पर साइन जो है या नंबर लिखे हुए हैं, प्लस है, ब्रैकेट है, ये सब के मतलब क्या होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी इससे मिलने वाली है। पहला है यहाँ पर परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब होता है भाई कि वो कैसे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी जो फूल है उसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, कई लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर देखने को हमें नहीं मिलती है, ठीक है। और ऐसा किसमें होता है, हमारे सामने विकल्प है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही में है ये, दैट इज इन द फैबेसी, ठीक है। हमारा आंसर पहला मिल गया। अगला क्या है, अब सारे के सारे कैसे हैं यहां पर, वो सारे के सारे हमें दिख रहे हैं कैसे, जाइगोमॉर्फिक। और सबके कैसे हैं यहां पर, ये देख सकते हैं हम लोग, सबके सब भाई क्या है, बाइसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल सबके हैं। लेकिन यहां पर देखें कोरोला कितना है यहां पर है ये 5 है, नंबर ऑफ यहां पर दिखा हुआ है क्या, दैट इज 5। अब हमको पता होना चाहिए कि ये 5 जो होता है वो किस में होता है, तो वो होता है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी का एग्जाम्पल आप याद कर लो, नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ब्रेसिकेसी में क्या चीज होता है, मस्टर्ड है इसका एग्जाम्पल। मस्टर्ड को अगर हम देखें तो कैलिक्स कितने दिखते हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर ना। अब अगले क्वेश्चन हमारा आंसर तो यहां से मिल सकता है, ए का हो गया हमारा 3, ए का हो गया 3, और सॉरी ए का हो गया था हमारा क्या, ए का हुआ था क्या, 3 हुआ था या 2 हुआ था, वेट, हमारे ने क्या लगाया था, ए का लगाया था 3, तो ए का 3 हमने देखें, ए का 3 यहां मिलता है, ठीक है। और ए का 3 हो गया, और बी का हमारा क्या हुआ था यहाँ पर, बी का हुआ था हमारा सॉरी, बी का जो होता है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ब्रेसिकेसी में सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, ये जो है 4 होते हैं, 1 2 3 4, देखिए मैंने बनाए भी 4 है बट वो हर जल्दी कारण वो 3 मैंने बता दिया। तो ब्रेसिकेसी में 4 होते हैं, और 4 हमारे सिर्फ यहीं पर मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन में सिर्फ 4 मिल रहा है। ब्रेसिकेसी का हो जाएगा 4 कोरोला, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं ये कहां पे हमें देखने को मिलेगा, तो सीधी सी बात है ये हमें मिलता है यानी विकल्प नंबर सी के बारे में बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर लिलिएसी के मेंबर में। और ये बी वाला विकल्प का हो जाएगा हमारा सोलोनेसी। सोलोनेसी में क्या आता है, मिर्चा मकोए, और अगर हम जनरल बात करें तो बैगन जो आता है वो भी इसी में आता है, मिर्च भी इसी में आती है। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बन रहा है यहाँ पर, पहला विकल्प बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर से लिखा हुआ है, नाउअडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट अ म्यूटेड जीन कॉजिंग कैंसर। जो कैंसर कर रहे हैं उनको हम पता लगा सकते हैं किससे, रेडिएशन प्रोब की टेक्निक यूज के, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल, ठीक है। तो हमको पता लगाना है कि ये जो प्रोसेस होता है क्यों हम इसको पता कर सकते हैं, यानी कि क्या लिखा है, ऑटो रेडियोग्राफी जिसको बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, हम किस कारण से पॉसिबल हम इसको करा पाते हैं। तो अगर हम देखें यहां पर इसको कैसे, म्यूटेड जीन जो होता है पार्शियली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फील्ड, बिल्कुल भी नहीं भाई। म्यूटेड जीन जो होता है कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, कहां से वो दिखेगा, म्यूटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज अ प्रोब हैज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, क्योंकि वो हमें जो होते हैं उस पर वो दिखाई नहीं देते हैं। किस पर नहीं दिखाई देते हैं, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वहां पर वो दिखाई नहीं देती है। यहां पर देखते हैं, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है
क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, देखिए बारीक सा अंतर है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, अपीयर तो नहीं होते हैं, लेकिन प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट। भाई अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो दिखेगा क्यों नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो डीएनए होता है, ठीक है, यहाँ पर डीएनए से रिलेटेड सॉरी एटीपी है, उसके यहाँ पर बात हो रही है, और ये किसके बारे में बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस में। बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फेज। स्ट्रोमा जो होता है लेमेले का PS1 एंड लैक NADP रिडक्टेज होता है यहाँ पर। ग्रेना जो होता है उसमें बोथ PS1 PS2 दोनों होता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है PS1 एंड PS2 के बारे में। हमसे पूछा है करेक्ट को बताना है, बिल्कुल यहाँ पर हमें गलत बताना है। तो अगर बात करें तो साइक्लिक जो होता है ना वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक में होता है, ठीक है भाई, और वो हमारे इस वाले का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, चौथा विकल्प। साइक्लिक जो होता है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, वो सिर्फ होता है PS1 जो है वो साइक्लिक होता है, PS2 जो होता है वो नॉन साइक्लिक होता है। कैसा होता है, वो होता है नॉन साइक्लिक होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, सही वे ऑफ टीचिंग, जो वे ऑफ स्टडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी की। हमको पता होना चाहिए कहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 41 46 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH का मॉलिक्यूल जो होता है वो कितने ATP देता होता है, वो दे रहा होता है आपको 2 ATP, और FADH2 जो होता है वो कितना देता है, 3 ATP। भाई 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 ब्रेक मार, ब्रेक मार, क्यों, यहां पर जो है हमें आंसर मिल चुका है, ये उल्टा बताया। NAD.H2 जो होता है वो कितना देता है, 3 देता है, और FADH2 जो होता है वो कितना देता है, वो 3 ATP का प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, वो जाएगा दूसरा विकल्प, ठीक है। बाकी सारी चीजें सही लिखी, एटीपी का प्रोडक्शन होता है थ्रू फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो ग्रेडियंट होता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और पहला लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें इसका लिमिटेड होता है और टर्मिनल स्टेज में ही यूज होता है ऑक्सीजन। यानी हमको पता होना चाहिए ये बात कि जो लास्ट ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना, वो कौन होता है, ऑक्सीजन, यानी लास्ट में ऑक्सीजन का यूज आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट। अगेन लिस्ट को मैच करने को आया हुआ है, मैच करते हैं लिस्ट को हम लोग। पहला यहां पर क्या दिया हुआ है हमारे सामने, पहला दिया हुआ है प्रोटीन। प्रोटीन को किससे मैच करेंगे भाई, कौन सा बॉन्ड होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ लेवल पे दिया हुआ है लेकिन इजी लेवल का क्वेश्चन है। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड में। दूसरा दिया हुआ है अनसेचुरेटेड फैट जो होता है, भाई वहां पे तो हो जाएगा अनसेचुरेटेड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है यहां पर फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसमें, न्यूक्लिक एसिड में। और पॉलीसैकेराइड जो होता है वो कैसे बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। तो अगर हम विकल्प देखते हैं तो हमारा पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या चीज, 48 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखो भाई आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए के 3 पॉलीमर होते हैं, 1 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो पूछा हुआ है कि भाई थर्ड में यूकैरियोटिक में जो होते हैं इनका रोल डायरेक्ट पूछ दिया, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक का ही क्वेश्चन है। आप पढ़ने की टेक्निक सही होनी चाहिए, किस तरह से आपने पढ़ा है ये बहुत डिपेंड करता है बात यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना तो हमको यहाँ पे निकल के आता है कि ये क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब्ड करते हैं क्या, आरएनए टीआरएनए या प्रिकर्सर होते हैं एमआरएनए के। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो वो क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब्ड करते हैं टीआरएनए, एफएसआरएनए और एसएनआरएनए। सुना, व्हाट इज द एसएनआरएनए पता होना चाहिए, ये होता है कैसा आरएनए होता है, एसएनआरएनए और आरएनए आप लोग पता करिएगा। उसके बाद से यहां पर चीजें जो हमारे क्लियर हो जाएंगी, क्या है ये, ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए, साथ ही साथ 5एसआरएनए और एसएनआरएनए को। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम लोग धीरे धीरे एंड पे आ चुके हैं, बॉटनी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और हैं, हमको यहाँ पर पता लगाना है करेक्ट पेयरिंग कौन सी है। देखो भाई मुझसे भी गलती है यार, ये सॉल्व करते करते तुम लोग सही से कर किए होगे तो भाई यहाँ पर डॉक्टर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा निकल के आते हैं सबके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट यहाँ पर पेयर जो है वो लगा रखा है इन्होंने। क्या यहाँ पर हमारे सामने जो लार्ज कलरलेस सेल हैं
उनको हम सब्सिडरी सेल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन डाइकोट लीफ में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सराउंडेड होते हैं लार्ज थिक वॉल्ड सेल से, और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है ये भी। क्या ये सारी चीजें सही आ रही हैं? मैंने सही सही कर दी? ये सारी चीजें गलत हैं, ध्यान देने बात है। यहां पर इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टिव टिश्यू नहीं कहते हैं, सब्सिडरी सेल नहीं होते हैं, ये सेल ऑफ मेडुलरी रेज दैट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल नहीं। अब ये जब 3 क्वेश्चन हमारे सामने गलत आ चुके हैं तो हमारे पास का उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड, चौथा विकल्प। लेकिन उसको देखते हैं क्या लिखा है, लूजली अरेंज पैरेन्काइमा जो होता है, जो बनाता है क्या चीज, जो लेंथ शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, कहां पर बनाता है वो, बार्क में, बिल्कुल। डायग्राम देख लेते हैं हम, ये यूं डायग्राम होता है, लेंटिसेल्स के बारे में बात हो रही है। ये जो इस टाइप से यहां पर अरेंज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया फोर्थ विकल्प। आखिरी क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, आखिरी विकल्प क्या कहता है, अगेन यहां पर आया हुआ है प्लांट टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, 150 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, इन सम मेंबर ऑफ विच of the following pair of family pollen grain retain their variability for month after release। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वो कौन सा ऐसा फैमिली है जिसमें की वायबिलिटी जो होती है उसकी 1 महीने तक रहती है, यानी भाई वो पॉलन ग्रेन गिरा 1 महीने तक ग्रो नहीं किया, उसके बाद भी वो ग्रो कर जाता है, यानी महीने भर तक अगर ग्रोथ नहीं कर पाता है, फिर भी कुछ टाइम बाद होती है, उसके बाद से वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है। क्या वो पोएसी रोजेसी का मेंबर है, क्या वो पोएसी लेग्यूमिनेसी का होता है, या वो पोएसी का होता है और फिर सोलोनेसी का होता है, या रोजेसी और लेग्यूमिनेसी का होता है। तो भाई आप लोग को एक बात बता दें, यहां पर आपको पढ़ने की जरूरत है, लेग्यूमिनेसी में क्या आते हैं, लेग्यूम यानी जो दालें आती हैं, हमारी दालें जो होती हैं वो बहुत टाइम बाद उग जाती हैं। पोएसी को अगर हम देखें तो वो होते हैं धान गेहूं, लेकिन वो जो होते हैं वो तुरंत ही नहीं उगते हैं, ठीक है। हमारे आंसर में क्या है, रोजेसी। तो पोएसी तो जहां भी होगा वो तो कैंसिल हम करते चले जाएंगे। तो हमारे सामने आता है पोएसी अगर कैंसिल हो गया तो हमारे सामने सारा के सारे में बहुत इजी है। देखिए पोएसी नहीं है ऐसा, पोएसी को हम निग्लेक्ट कर देंगे। हमारे सामने क्या गया, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो एक खुशी करियर इंस्टीट्यूट जो कि बहरोड में है, और आप लोग अगर यहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए लिंक पर या नंबर पर। थैंक यू एवरीवन।